आज आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का फोर्थ क्लास। आप लोगों ने 3 अलग अलग वीडियोस बारी बारी से देख लिए होंगे, रिवाइज भी कर लिया होगा और आपने नोट्स भी बनाना शुरू कर दिया होगा। दिस इज द रिवीजन क्लास ऑफ चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कंफर्म हो गया, बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स आपने देख लिया, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स देख लिया, फोर्स का इफेक्ट भी आप लोगों ने जान लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी देखा आपने, जिसको हम लोग लॉ ऑफ प्रिंसिपिया बुक के अनुसार भी हम लोगों ने देखा, जो अपने बुक में लिखा हुआ है कि रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो फोर्स का डेफिनेशन भी मिल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब बात ये देखना थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एंड व्हाट डज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स? एक्चुअली थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स व्हेन टू फोर्सेस एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। नो, व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक भी फोर्स अगर लगता है, 2 लगाओ तो फिर नेट फोर्स निकालना होगा। When one object apply the force on another object, another object also apply force on the first object, and these forces are equal in magnitude but opposite in direction। जैसे हमने बोलो यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस हमने लिया यहाँ पे, ठीक है, और इसमें हमने वेट को लटका दिया। अब अगर जो ही वेट को लटकाया तो वेट इसको नीचे की ओर खींचेगा, यानी ये वेट किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है? स्प्रिंग पे लगा रहा है, तो इसको एक्शन फोर्स मान के चले। एक्शन या रिएक्शन किसी को भी मान सकते हैं आप। अगर हम वेट का इंपॉर्टेंस देते हैं तो जब आप यहाँ पे कोई वेट लगाते हो तो वेट स्प्रिंग को नीचे की ओर खींचता है, दिस इज द एक्शन फोर्स। तो जब वेट नीचे की ओर खींचेगा तो स्प्रिंग इतना आसानी से तो खिंचाएगा नहीं, स्प्रिंग भी उसको किसकी ओर खींचेगा? ऊपर की ओर खींचेगा। तो यही बोला गया कि यहाँ पे ये जो वेट है वो स्प्रिंग पे फोर्स लगाएगा, तो स्प्रिंग भी किसके ऊपर फोर्स लगाएगा? वेट के ऊपर फोर्स लगाएगा, और ये दोनों फोर्स आपस में क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी सीधा सीधा बात करें तो इस केस में एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, यानी मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन ये जो आप साइन देख रहे हैं वो साइन डायरेक्शन का है। किसका साइन है ये बता रहा है डायरेक्शन का, और ये माइनस का साइन बता रहा है कि इसका जो डायरेक्शन होगा, फोर्स ए जो बी पे लगा रहा है उसका डायरेक्शन बी जो ए पे लगा रहा है वो दोनों का अपोजिट होगा। तो पहला कंसेप्ट समझ में आ गया। एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। अगर उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगा, अगर एक ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगा रहा है तो वो ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट पे भी फोर्स लगाएगा जो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। बट द मेन थिंग इज दैट These two forces never cancel each other। बहुत मन में आता है कि ये कैंसिल क्यों नहीं होता। नेट फोर्स जब दिमाग में आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि नेट फोर्स में आपने देखा था कि 2 अपोजिट फोर्सेस काम कर रहा है, ठीक है, तो नेट फोर्स 0 भी हो रहा है। लेकिन याद रखो कि वहां पर 2 फोर्सेस, मल्टीपल फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा था। फर्स्ट में क्या था, एक ही ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिया, इधर से भी फोर्स लगाया और इधर से भी फोर्स लगाया, इधर से 5 न्यूटन फोर्स लगाया, इधर से 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो 5 - 5 इज इक्वल टू 0 न्यूटन हो जाता था, है ना। क्योंकि यहाँ फोर्स किस पे लग रहा था? 1 ऑब्जेक्ट पे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था? 1 ऑब्जेक्ट था। लेकिन हमारा जो यहाँ केस है, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, एक स्प्रिंग है और दूसरा वेट है। तो ये क्लियर हो गया कि भाई जब भी फोर्स काम करता है, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। अब ये बहुत बड़ी बात है, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोस में, व्हेन यू ट्राई टू पुश द वॉल, व्हेन वी ट्राई टू पुश द वॉल एक्सर्ट्स इक्वल फोर्सेस, ठीक है। अगर हम 10 न्यूटन लगाएंगे तो वो भी हमारे ऊपर 10 न्यूटन लगाएगा,
अगर मैं 20 न्यूटन का फोर्स उसके ऊपर लगाऊं तो वो भी हमारे ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। इसका मतलब है कि मैं भी अपने फोर्स को बढ़ा सकता हूं, वो भी अपने फोर्स को बढ़ा सकता है। मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा? वो जो मैक्सिमम फोर्स लगेगा दैट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है उससे ज्यादा वो फोर्स नहीं लगा सकता है। ठीक है, तो अगर हम वॉल पे फोर्स लगा रहे हैं तो वॉल मैक्सिमम फोर्स हमारे ऊपर कितना लगाएगा? दैट डिपेंड अपॉन हाउ मच फोर्स आई एम अप्लाइंग ऑन द वॉल। मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं इस बात पर डिपेंड करता है। और ये दोनों कैंसिल क्यों नहीं करता है? क्योंकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे पे लग रहा होता है, यानी फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब एक बात आती है कि भाई हमने सेम फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट ने हमारे ऊपर भी सेम फोर्स लगाया, इंपैक्ट किसी पे ज्यादा और किसी पे कम दिखता है। अब बोलोगे ये क्या है सर? मान के चलो कि एक ट्रक, ठीक है, किसी पेड़ से टकराता है, तो ट्रक जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स कौन लगाएगा? पेड़ भी लगाएगा। अब यहां बात आता है कि दोनों में से किसके ऊपर इंपैक्ट कम होगा या किसके ऊपर इंपैक्ट ज्यादा होगा। अब ये इंपैक्ट किस बात पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, यानी जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम दिखेगा। इट बिकॉज देयर इज अ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब ये बात और कैसे समझ में आएगा? आपने देखा होगा कि जब बंदूक से गोली निकलती है, जब गन से फायर करते हो तो गोली निकलती है, तो गन भी पीछे की ओर मूव करता है, लेकिन मूवमेंट बुलेट का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द गन। ठीक है, गन में जो आप अगर देखते हो मूवमेंट होता है वो कम होता है, लेकिन बुलेट में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बुलेट का मास कम है और गन का मास ज्यादा है। तो ये भी क्लियर हो गया भाई, बुलेट पीछे की ओर रिकॉइल करता है, यानी जब बुलेट आगे की ओर मूव करता है तो वो फोर्स लगाता है किसके ऊपर? गन के ऊपर। क्योंकि जब निकलेगा बुलेट गन से, तो जिस वेलोसिटी से निकल रहा है, यानी जिस फोर्स से वो निकल रहा है, गन जिस फोर्स से बुलेट को स्ट्राइक करेगा, बुलेट जब निकलेगा तो वो भी गन के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन बुलेट में एक्सेलरेशन कम दिखता है कि गन में कम दिखता है। भाई गन में कम दिखता है क्योंकि गन का मास ज्यादा है एज कंपेयर टू द बुलेट। ठीक है, सिंपल करोगे आप, एक छोटा सा बॉल ले लो, एक 10 ग्राम का प्लास्टिक का बॉल ले लो और एक 20 ग्राम का प्लास्टिक का बॉल ले लो, और सेम फोर्सेस दोनों को पुश करो, तो आपको क्या लगेगा किस में ज्यादा होगा? एक्सेलरेशन। जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? और भी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है थर्ड लॉ का, ये तो समझ में आ गया। थर्ड लॉ के अनुसार फर्स्ट ऑब्जेक्ट जितना फोर्स लगाएगा सेकंड ऑब्जेक्ट भी उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होता है, और डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण और दो अलग अलग मास होने के कारण, यानी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे फोर्स काम करता है, इसलिए वो फोर्स कैंसिल नहीं करता है। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगने के कारण वो फोर्स कैंसिल नहीं करता है। और सेकंड लॉ में, फर्स्ट लॉ में जो हमने देखा था कि अगर हम फोर्स लगाएंगे तो नेट फोर्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा। लेट अस मूव एंड सी सम एग्जांपल्स। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब देख लो, जब आप ग्राउंड पे मूव कर रहे हो, व्हेन वी आर वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, वी आर जस्ट अप्लाइंग द फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और आपको पता है जब आप पीछे लगाओगे तो ग्राउंड आपको क्या लगाता है? आगे की ओर। व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड वी अप्लाई द फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ओके, एंड ग्राउंड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अस इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब देख लेते हैं सेकंड एग्जांपल। रिकॉइलिंग ऑफ गन समझ में आ गया।
वॉकिंग ऑन ग्राउंड भी समझ में आया कैसे हम लोग चल पाते हैं। थर्ड देख लो, मूवमेंट ऑफ बोट। याद करो जब बोट किनारे में आ जाती है और हम लोग जंप करते हैं, व्हेन वी आर जंपिंग, तो हम लोग फोर्स किधर लगाते हैं? जब जंप करना रहता है तो फोर्स किधर लगाते हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जितना मैग्नीट्यूड से हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, बोट हमको उतने ही डायरेक्शन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मैंने लगाया बैकवर्ड, बोट ने लगाया फॉरवर्ड। मैंने लगाया बोट पे, बोट ने लगाया मेरे के ऊपर, और हम लोग आसानी से जंप कर पाते हैं। तो अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग जंप नहीं कर पाते। अब एक और एग्जांपल है छोटा सा, आपके आसपास देखा होगा आपने, बुल्लक कार्ट देखा होगा, घोड़े की गाड़ी भी देखी होगी। अब वहां पे क्या होता है? हॉर्स पुल अ कार्ट। अब हॉर्स जब मूव करता है, ध्यान से सुनना, व्हेन हॉर्स मूव दे अप्लाई द फोर्स ऑन ग्राउंड, देन ग्राउंड अप्लाई फोर्स विथ सेम मैग्नीट्यूड ऑन द हॉर्स। अब आप बोलोगे तो हॉर्स आगे जाना चाहिए, कार्ट कैसे? अरे कार्ट तो हॉर्स से अटैच है। ये कार्ट किससे अटैच रहता है? हॉर्स से। और हॉर्स जब आगे मूव करेगा तो कार्ट भी मूव करेगा। तो कार्ट का यहां पर कंडीशन नहीं है, कंडीशन किसका है? हॉर्स का। व्हेन हॉर्स अप्लाई द फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पुश देम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। व्हेन हॉर्स मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन, कार्ट ऑल्सो पुल्ड along with the horse। और हॉर्स के साथ क्या होता है? कार्ट भी पुश होके आगे निकल जाता है। अब ये जानना है कि कोई बटरफ्लाई अगर कार से टकरा गया तो कार और बटरफ्लाई में से किसका ज्यादा नुकसान होगा और इम्पैक्ट किस पे ज्यादा पड़ेगा? सिंपल आपका कहना होगा भाई इम्पैक्ट तो किस पे पड़ेगा ज्यादा? बटरफ्लाई पे। क्यों? छोटा इसलिए क्या? नहीं। अब देखो, बटरफ्लाई के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा, किसके द्वारा? कार के द्वारा। तो आपको पता है बटरफ्लाई भी उतना ही फोर्स उसके ऊपर लगाएगा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब बात आती है कि इंपैक्ट किस पे ज्यादा दिखे। इंपैक्ट मतलब नुकसान या मूवमेंट। भाई जिसमें ज्यादा मूवमेंट होगा उसका नुकसान होगा। भाई बटरफ्लाई का तो मूवमेंट ज्यादा होगा, ऐसा लगता है आपको? क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत ही कम है। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्चुअल में ये सब डिस्क्रिप्शन कैसे होता है। ठीक है, अगर हम लोग फुटबॉल खेल रहे होते हैं और एक प्लेयर दूसरे प्लेयर से क्या हो गया? खटाक टकरा गया, दोनों को नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहा होता है? फोर्स लगा रहा होगा। अब यहां तक तो ठीक है। अब बात आती है कि दोनों में से मोशन किसका ज्यादा होगा। अब आप बोलोगे जिसका मास कम होगा उसका मोशन ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोशन कम होगा। बट इसको समझेंगे कैसे? कहा गया क्या? फोर्स। जब आप कह रहे हैं कि दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है तो उसका इंपैक्ट क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड फास्टली, राइट इट डाउन इन योर कॉपी। चलिए अब देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर पता चल जाएगा कि एक में जो मोमेंटम चेंज होता है फोर्स लगने वक्त, और दूसरे में जो मोमेंटम गेन या लॉस होता है उसमें क्या रिलेशन है। जैसे एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट से टक्कर लगाया और टक्कर लगाने के बाद जो पहले ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है और सेकंड ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी उसमें चेंज आ जाता है, और मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। तो देखते हैं क्या है रिलेशन चेंज इन द मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कह रहा है कि चेंज तो होगा, चेंज तो होगा। जब कोलिजन होगा तो दोनों ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज होगा, किसी का बढ़ेगा तो किसी का घटेगा। और मैंने बताया एक्सेलरेशन किस में ज्यादा दिखेगा? जिसका मास कम होगा। अब ये जो चेंज दिखेगा वो किस बात पर डिपेंड करता है? क्या ये जो चेंज होगा इसमें कुछ ना कुछ लॉस होगा? क्योंकि आपको पता है कुछ वर्क अगर होता है देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, ऐसा तो है नहीं, एनर्जी तो लॉस होता नहीं। इसका मतलब है कि मोमेंटम सेम ही रहेगा, आइदर किसी का बढ़े किसी का घटे, लेकिन टोटल मोमेंटम रिमेन सेम। यानी
कभी भी कोलिजन अगर होगा, इम्पैक्ट दिखना होगा, तो टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट वन दोज हु कोलाइड ईच अदर रिमेन कंजर्व्ड। चलिए देखते हैं क्या होता है। हमने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट लिया, दो व्हीकल्स लिया। मान लो एक व्हीकल है ए और दूसरा व्हीकल है बी। लेट द टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 एंड m2, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हमने लिया, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। ये सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, दैट डज नॉट मैटर। अब देख लो, एक की वेलोसिटी u1 है, दूसरी की वेलोसिटी u2 है। अब यहाँ पर भी बात है, किसी की वेलोसिटी ज़्यादा हो सकती है, किसी की वेलोसिटी कम हो सकती है। बट यहाँ पर हमने कंडीशन लिया कि u1 की वेलोसिटी ज़्यादा है u2 से, यानी सामने वाला कम तेजी से चल रहा है और पीछे वाला ज़्यादा तेजी से। तो आप कहोगे इसका मतलब टक्कर लगवाना है। हाँ भाई, टक्कर ही तो देखना। u1 की वेलोसिटी ज़्यादा है किससे, u2 से, तो आपस में क्या करेगा, खटाक, ये u1 आकर उसको खटाक से मारेगा, टकराएगा। अब जब टकराएगा तो क्या होगा, जब A और B आपस में टकराएगा तो आपको पता है A जितना B पे लगाएगा उतना ही B A पे लगाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। अभी हमने देखा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा भाई, FAB जितना AB पे लगाएगा वो इक्वल होगा माइनस FBA, यानी मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, सेम होगा। जितना A B पे लगाएगा उतना ही B A पे लगाएगा। कंफर्म है? इतना तो समझ में आ गया। अब बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या था, यानी ये जो पहला A B पे लगा रहा है और B A पे लगा रहा है, वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। चलो फोर्स का तो पता है, A किस पे लगा रहा है, B पे। ठीक है, और जब कोलिजन होता है, उसका कोलिजन होने के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, क्या हो सकती, पहले का वेलोसिटी हो गया v1 और दूसरे की वेलोसिटी हो गई v2। ठीक है, अब देखते A B के ऊपर कितना फोर्स लगाता है। चलो, तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास पता है, F इज इक्वल टू mb माइनस mu बाई टी, पता है। फोर्स का फॉर्मूला है mb माइनस mu बाई टी, ये आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है ना। कहाँ से, सेकंड लॉ आपने पढ़ा होगा तो वहां पे आपने देख लिया होगा। ठीक है, सेकंड लॉ का तो पता चल गया। अब सेकंड लॉ से इसका यूज करके देखते हैं क्या होगा, फटाफट देख लो। तो पहला वाले में क्या हो जाएगा, m1, ठीक है, v1 माइनस m1 u1 बाई टी। अब देख लो, क्योंकि हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो सब में m1 का यूज कर रहे हैं, इक्वल टू नेगेटिव साइन m2 v2 माइनस m2 u2 बाई टी। अब ये t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा वो देख लो, बताओ क्या बच जाएगा, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। अब जितने भी इनिशियल वेलोसिटी है भले उसको सेम रख लो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको उधर लेके जाओ, तो m1 u1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब देख लीजिए, अब ये हो गया इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। इनिशियल मोमेंटम है ना, इसका मतलब इनिशियल इसका मतलब हो गया मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी उसके मोमेंटम में चेंज नहीं आया। ठीक है, कोई चेंज आया नहीं आया। बिफोर द कोलिजन टोटल मोमेंटम किसका,
पहले का और दूसरे का, आफ्टर मोमेंटम पहले का और दूसरे का रिमेन कांस्टेंट। क्या रहता है बना हुआ? सेम बना हुआ रहता है। एक छोटा सा करेक्शन कर लिया, यहां माइनस के साइन होने के कारण ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव साइन कंफर्म हो जाएगा पॉजिटिव। तब जाके क्या हो जाएगा? ये M2 U2 के साथ जुड़ जाएगा M1 U1, और M1 V1 के साथ जुड़ जाएगा M2 V2। तो ये हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये आपकी पूरी टॉपिक जो है, बुक के जितने भी टॉपिक है वो सब हम लोगों मैंने कवर कर लिया। ये स्टडी हो गया, रिवीजन हो गया। अब जब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो आपके सामने देखेंगे कि न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व होता है और कैसे आप लोग इस कंसेप्ट का यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। ओके, राइट इट डाउन इन योर कॉपी। अब अगर अच्छा लग रहा हो, वीडियो समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को क्या करो, लाइक करना मत भूलना फटाफट। और अभी तक अगर दूसरे दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर भी करो। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और चाहते हैं कि इसके आगे वाला वीडियो आए जिसका न्यूमेरिकल्स भी आपको समझ में आ जाए, तो फटाफट क्या कर लो, सब्सक्राइब। ये फ्री है, अपने दोस्तों को भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, जिससे चैनल का ग्रोथ हो। अभी ग्रोथ मतलब क्या? नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।